हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 6 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है। ये हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो है, इसका मेन पर्पस है रूरल हाउस होल्ड यानी ग्रामीण घरों में 100% पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई इंश्योर करना, यानी सभी को पीने का पानी जो टोटी होती है उसके द्वारा प्रोवाइड करना। तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब में लॉन्च किया गया है, आप देखिएगा। और इसकी फंडिंग नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, जल जीवन मिशन, स्टेट बजट, इन सबसे की गई है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के अलावा ही ये पंजाब के जो सीएम हैं उन्होंने मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम भी लॉन्च की है। तो दोनों याद रखिएगा, मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम और हर घर पानी हर घर सफाई स्कीम, दोनों पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च की है। पंजाब की चर्चा में क्यों है? क्योंकि कुछ समय पहले ही एक ई दाखिल पोर्टल पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको आसान बनाने के लिए। सीएम मैंने आपको बता दिया पंजाब के अमरिंदर सिंह जी। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ये जो है चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। चंडीगढ़ में ही इंडिया का फर्स्ट इम्प्यूटी क्लिनिक और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डॉग पार्क ओपन किया गया है। नया क्वेश्चन है, गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो गोवर्धन स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने 2018 में गोवर्धन स्कीम को लॉन्च किया था। चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। गोवर्धन स्कीम के तहत जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है इतने सारे लोगों के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ रतन लाल कटारिया, इन 5 लोगों ने मिलकर 4-5 लोगों ने मिलकर यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि गोवर्धन स्कीम के तहत जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। गोवर्धन स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इसको लॉन्च किया जा रहा है, यानी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अप्रैल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा हरियाणा के करनाल से लॉन्च की गई थी गोवर्धन स्कीम। इसका मेन पर्पस था गाँव में साफ सफाई को इंश्योर करना, साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम का एक अनदर सोर्स जो है जनरेट करना। कैसे? काऊ डंग जो होता है उससे सीएनजी गैस बनाई जाएगी और गाय का जो गोबर होता है इससे वो साफ भी हो जाएगा और सीएनजी गैस बनने से क्या हो जाएगा, गाय के गोबर को ये लोग अपना बेच देंगे और बाद में जो आपका पैसा आएगा उससे फार्मर्स की इनकम बन जाएगी, उससे एनर्जी बन जाएगी सीएनजी से। तो ये सब इनिशिएटिव थे जो गोवर्धन का मेन पर्पस था। तो इसीलिए गोवर्धन स्कीम इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लॉन्च की थी। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आया है तो आप रखिएगा, कल ही नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि कृतज्ञ जो कि एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है उसको ICAR द्वारा अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ये बुक किसने लिखी है? तो यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इस बुक को लिखा है पवन सी लाल ने। किसने? पवन सी लाल। देखिए, पवन सी लाल जी, इन्होंने यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर बुक को लिखा है। देखिए, जो यस मैन है, ये मैन कौन है? राणा कपूर है। राणा कपूर कौन है? यस बैंक के फाउंडर एंड CEO थे, हालांकि अब कुछ नहीं है। यस बैंक के फाउंडर थे राणा कपूर और अशोक कपूर। 2004 में इन्होंने यस बैंक की स्थापना की थी, लेकिन राणा कपूर की महत्वाकांक्षाओं ने यस बैंक को जो है गड्ढे में ढकेल दिया। रिसेंटली एक न्यूज़ और चर्चा में थी कि जो ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्होंने यस बैंक के जो फाउंडर थे राणा कपूर, इनको गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि महाराष्ट्र की जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसमें 4300 करोड़ का फ्रॉड किया है राणा कपूर ने। तो बुक का नाम है देखिएगा, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। पवन सी लाल ने लिखी है और हार्पर बिजनेस द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। बुक जो है यस बैंक के क्राइसिस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा अजीज इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आयशा अजीज बिलोंग करती हैं जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। ये हैं आयशा अजीज, ये इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई हैं। यहाँ पर देखिएगा, मात्र 25 वर्ष की हैं। खास बात क्या है? कश्मीरी वुमेन है ये, यानी कश्मीर की महिला हैं
और कश्मीर में महिलाओं को इतनी ज़्यादा छूट नहीं दी जाती है, ऐसा मानना है जो हम तक जानकारी पहुंचती है उसके हिसाब से। तो एक तरह से कश्मीर की महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट और एक तरह से इंस्पिरेशन है। आयशा अजीज़ इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं। 2011 में जब इनको लाइसेंस मिला था तब ये यंगेस्ट स्टूडेंट थी, मात्र 15 वर्ष में जिनको लाइसेंस मिला था। इन्होंने रसिया में MiG-29 जेट को भी उड़ाया है। तो कितनी अच्छी बात है कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने MiG-29 जैसे जेट को उड़ाया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। आयशा अजीज़ कश्मीर की हैं, इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई। यहाँ पर देखिएगा कश्मीर का नाम आया है तो जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने सतर्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के विषय में पता ही है आपको, 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बन गया था। इसके 2 कैपिटल हैं, समर क्या है श्रीनगर और विंटर क्या है जम्मू। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस के द्वारा जो वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल कंसाइनमेंट है, इंडिया की किस कंपनी ने रिसीव किया है? तो रिसेंटली यूएस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए विश्व के पहले कार्बन न्यूट्रल ऑयल कंसाइनमेंट को भेजा है। किसके लिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए। ये देख लीजिए ऑक्सी लो कार्बन वेंचर जो कि एक यूएस की फर्म है, उसने विश्व के पहले कार्बन न्यूट्रल ऑयल कंसाइनमेंट को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भेजा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका टारगेट है 2035 तक 2035 तक जीरो कार्बन कंपनी बनना। तो इस प्रोसेस में, इस कोशिश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंपोर्ट किया है विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल कंसाइनमेंट। किससे? ऑक्सी लो कार्बन वेंचर जो कि यूएस की एक फर्म है। मैं आपको बता दूं रिलायंस का जो जामनगर रिफाइनरी है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। वहीं पर यह कंसाइनमेंट आएगा, पर्मियन बेसिन से होते हुए जामनगरी पहुंचेगा। तो आप देखिएगा यूएस द्वारा विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल कंसाइनमेंट किसको भेजा गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। रिलायंस की एक सब्सिडरी है रिलायंस जियो, विश्व की 5वीं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गई है रिलायंस जियो, ब्रांड फिनांस ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार। टॉप पे कौन थी? वीचैट। आप देखिएगा बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज के विषय में आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है खासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 53rd। क्या है? 53rd। इंडिया को 2 प्लेसेस का नुकसान हुआ है, यानी 2 प्लेस जो है स्लिप कर गई है इंडिया लास्ट रैंकिंग से। 2019 में इंडिया की रैंक थी 51st और इस बार है 53rd। याद रखिएगा 53rd स्पॉट पे है इंडिया। टोटल 167 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। 2020 में इंडिया का स्कोर क्या है? 6.61। 0 से 10 की स्केल पर यह डेमोक्रेसी इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें 0 जो है वर्स्ट होता है और 10 आपका बेस्ट होता है। जब 2014 में पहली बार ये इंडेक्स रिलीज हुआ था तब इंडिया का स्कोर था 7.92। कितना था? 7.92। तब से लेकर आज तक इंडिया का स्कोर फिसल ही रहा है। 2020 में कितना बचा? 6.61। 2014 में इंडिया की रैंक क्या थी? 27th, यानी बहुत अच्छी इंडिया डेमोक्रेसी थी। अब कौन से प्लेस पे आ गई है? 53rd। तो काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसी है। अच्छा, कैटेगरी वाइज इसको कौन सी डेमोक्रेसी में शामिल किया गया इंडिया को? तो फ्लॉड डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स को किस कंट्री ने टॉप किया है? तो हमेशा की तरह इस बार फिर से नॉर्वे ने ही टॉप किया है। सेकंड नंबर पे आइसलैंड है। जो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ये हर वर्ष डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में कंट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम, ऑथोरिटेरियन रिजीम। ये जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ये 5 पैरामीटर्स बेस्ड डिवाइडेशन होता है। आप याद रखिएगा, बस इतना ही आप याद रखिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ समय पहले ही इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एशियन कंट्रीज के लिए एक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया था, जिसमें इंडिया की रैंक 10th थी। आपने याद रखिएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञान भारती स्कीम और भाषा गौरव स्कीम रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो प्रज्ञान भारती स्कीम और भाषा गौरव स्कीम ये दोनों असम में लॉन्च की गई हैं। कहाँ पे? असम में लॉन्च की गई हैं। ये देख लीजिए असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने 2 स्कीम लॉन्च की हैं। ये जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या फिर जो शैक्षिक संस्थान होते हैं उनको मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, नहीं धन धान्य प्रोवाइड करने के लिए 2 स्कीम लॉन्च की हैं सर्बानंद सोनोवाल। एक है प्रज्ञान भारती स्कीम, आप इतना ही याद रखिएगा। दूसरी है
भाषा गौरव स्कीम। दोनों स्कीम को याद रखिए, बाकी आप पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि प्रज्ञान भारती स्कीम और भाषा गौरव स्कीम किस स्टेट में लॉन्च हुई हैं, तो असम में लॉन्च हुई हैं। असम की एक और न्यूज़ चर्चा में थी, ये ब्राह्मण सारथी स्कीम। क्या थी? ब्राह्मण सारथी स्कीम। इसको भी असम गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। इसके तहत जो वीमेन हैं या फिर ओल्डर सिटीजन्स हैं उनको फ्री बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। तो आप देखिएगा, सॉरी, भ्रमण सारथी स्कीम है, ये भ्रमण सारथी स्कीम है, गलत पढ़ गया मैं। तो भ्रमण सारथी स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम और भाषा गौरव स्कीम, तीनों स्कीम असम की हैं। ये मैप में आप देख लीजिए असम। सीएम मैंने बता दिए सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम में ही है। स्टारडस्ट 1.0 विश्व का पहला कॉमर्शियल रॉकेट है जो बायोफ्यूल से चलेगा। आपको बताना है किसने लॉन्च किया है, तो स्टारडस्ट 1.0 को लॉन्च किया है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने। किसने? ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने। ये देख लीजिए, यूएस बेस्ड एक स्टार्टअप है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। इसने विश्व के पहले कॉमर्शियल रॉकेट जो कि बायोफ्यूल से चलेगा, जिसका नाम है स्टारडस्ट 1.0, इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो स्टारडस्ट 1.0 आपके बायोफ्यूल से चलने वाला विश्व का पहला कॉमर्शियल रॉकेट होगा। इसको किसने लॉन्च किया है? ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने। अगर ये बायोफ्यूल से चलेगा तो इसका मतलब ये कार्बन न्यूट्रल होगा। तो आप ये देखिएगा, स्टारडस्ट विश्व का पहला बायोफ्यूल से चलने वाला कॉमर्शियल रॉकेट होगा। तो ये टेक्नोलॉजी है, आप देख सकते हैं, मरेबल मॉड्यूलर एडेप्टेबल रॉकेट इंजन फॉर व्हीकल लॉन्च। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और सॉलिड एंड लिक्विड जो प्रोपेलेंट हैं उनको साथ में यूज़ किया गया है इस स्टारडस्ट रॉकेट में। ब्लू शिफ्ट के अलावा एक ब्लू ओरिजिन भी कंपनी है, वो भी अमेरिका की है। उसने NS-14 सैटेलाइट लॉन्च किया था। न्यू शेफर्ड 14 प्रोग्राम का पार्ट है NS-14 सैटेलाइट, तो ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा SpaceX उसने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सारी यूएस की ही कंपनी है जो कि कई सारे रिकॉर्ड बनाई हैं। आप सबके विषय में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया यूएस की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, इसका कौन सा एडिशन राजस्थान में कंडक्ट किया जाएगा? तो युद्ध अभ्यास का 16th एडिशन, 16वां एडिशन राजस्थान में कंडक्ट किया जाएगा। तो आप देखिएगा, इंडिया यूएस की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, उसका 16वां एडिशन फरवरी 8 से लेकर 21 के बीच में राजस्थान में कंडक्ट किया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यानी रेड क्लिफ लाइन पर ये इंडिया और अमेरिका की सेना जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी, जिसका नाम होगा युद्ध अभ्यास। 15वां एडिशन कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन DC में हुआ था। देखिए 2006 से यानी 2006 से इंडिया और यूएस के बीच में ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। बायलैटरल एक्सरसाइज है, अपने यहाँ देखिएगा। उसके अलावा दो और एक्सरसाइज हैं। एक मालाबार एक्सरसाइज है जो नेवीज के बीच में होती है, इसमें जापान भी पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया यूएस जापान 3 कंट्रीज। और टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएस की ही एक्सरसाइज है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नॉन बैंक लेंडर्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम किसने अनवील किया है? तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम अनवील किया गया है आरबीआई द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेलेक्टेड नॉन बैंक लेंडर्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा रिसेंटली कुछ सेलेक्टेड नॉन बैंक लेंडर्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट यानी RBIA सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत यानी आरबीआई के तहत कहा गया है कि जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं और उनकी एसेट 5000 करोड़ या फिर इससे ऊपर है, इनको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अभी क्या होता है, अभी जितनी भी एंटिटी हैं वो खुद का इंटरनल ऑडिट कर लेती हैं और बता देती हैं हम अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है अगर आपकी एसेट का साइज़ 5000 करोड़ या फिर इससे ऊपर है तो आपको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट बनना ही पड़ेगा। तो नॉन बैंक लेंडर्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके लिए RBIA सिस्टम, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है। आरबीआई ने कुछ समय पहले ही कोल्हापुर स्थित एक बैंक शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया था। ये पावर जो है आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दी गई हैं। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। वर्तमान में 25th आरबीआई का ओनर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसमें
स्टार्टअप फाउंडर्स के रूप में किसको नामित किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसमें स्टार्टअप फाउंडर के तौर पर श्रीधर वेम्बू को नॉमिनेट किया गया है। किसको? श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू जोहो के फाउंडर एंड सीईओ हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में नामित किया गया है एक फाउंडर के तौर पर। इस बार श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है ये अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में कई सारे लोग होते हैं, ये अजीत डोभाल को रिपोर्ट करते हैं और जो रिपोर्ट है वो एकमात्र बंदे के द्वारा पीएम मोदी को जाती है। तो रिसेंटली जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के लिए नामित किया गया है। जोहो क्या है ये देख लीजिए, ये इंडिया की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में काम करती है। चेन्नई में जोहो का हेडक्वार्टर है और श्रीधर वेम्बू इसके सीईओ हैं। इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ माल्टा में इंडिया की हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुई हैं? तो रिपब्लिक ऑफ माल्टा में इंडिया की हाई कमिश्नर बनी है संगीता बहादुर। कौन बनी है? संगीता बहादुर। ये हैं संगीता बहादुर, यही रिपब्लिक ऑफ माल्टा में इंडिया की हाई कमिश्नर बनी है। हाई कमिश्नर में बताया था आपको, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनमें हाई कमिश्नर अपॉइंट होता है, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है उसमें अम्बेसडर अपॉइंट होता है। ये जो आपकी संगीता बहादुर हैं ये 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था शुभ दर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में अम्बेसडर अपॉइंट किया गया था, और उससे पहले वीके पॉल को सोमालिया में इंडिया का ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। तो ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। संगीता बहादुर माल्टा में इंडिया की हाई कमिश्नर, शुभदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में इंडिया के एम्बेसडर, और वीके पॉल सोमालिया में इंडिया के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर लिख गया यहाँ पे एम्बेसडर। माल्टा आपको पता ही है, जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे एक कंट्री है माल्टा। कैपिटल देख लीजिए वालेटा, करेंसी क्या है? यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वेला। तो अब माल्टा में इंडिया की हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुई है? संगीता बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का जो महात्मा गांधी अवार्ड है, महात्मा अवार्ड 2020, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए रिसेंटली किसको सम्मानित किया गया है? तो यह कंपनी आप कह सकते हैं। तो रिसेंटली जिंदल ग्रुप को उसके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए महात्मा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए, जिंदल ग्रुप के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं, सीईओ नवीन जिंदल, इनको महात्मा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है इनके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इन्होंने एक आशा द होप करके रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया था जहां पर 3000 बच्चों की ज़रूरतें पूरी हुई, तो इसलिए इनको महात्मा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा CSR एक्सीलेंस में 2020 के लिए महात्मा अवार्ड किसको दिया गया है? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महात्मा अवार्ड दिया गया है CSR एक्सीलेंस में। तो महात्मा अवार्ड अमित सचदेवा द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। अमित सचदेवा को द CSR मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इनका नाम रखिएगा अमित सचदेवा, CSR मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी भी दिया जाता है 2 कैटेगरी में, एक पर्सन की कैटेगरी में जो इस बार दिया गया है डॉक्टर NS धर्मसक्तु को, और एक आपकी कंपनी की कैटेगरी में जो दिया गया है लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट को। तो आप देखिएगा डॉक्टर NS धर्मसक्तु को इस बार इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली जिनका निधन हो गया। एलन बर्न्स और कमल मुरारका, ये देख लीजिए, ये हैं एमी विनिंग एक्टर हैं, नाम क्या है? एलन बर्न्स। रिसेंटली इनका निधन हो गया, USA से बिलोंग करते हैं एलन बर्न्स। दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं फेमस जिनका नाम है कमल मोरारका। ये जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे कमल मोरारका, इनका निधन हो गया। इसके अलावा ये BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे कमल मोरारका, राजस्थान से रहते थे। आप देखिएगा कंपोजिट रॉ मटेरियल्स जिसको कि एरोस्पेस फील्ड में यूज़ किया जाता है, इसको डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस PSU के साथ MOU साइन किया है? तो रिसेंटली कंपोजिट रॉ मटेरियल को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिधानी कंपनी के साथ जो है एक MOU साइन किया है। किसके साथ? मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ HAL ने एक MOU साइन किया है ताकि कंपोजिट रॉ मटेरियल को डेवलप किया सके। कंपोजिट रॉ मटेरियल एरोस्पेस की फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। अभी इंडिया में ये कंपोजिट रॉ मटेरियल नहीं डेवलप किए जाते हैं, इनको जो है इम्पोर्ट किया जाता है।
तो अगर हम डेवलप करने लगे तो हमारी जो एरोस्पेस की जर्नी है वो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। आपको मैं बता दूं, पहली बार ऐसा कोई MOU हुआ है जिसके तहत कंपोजिट रॉ मटेरियल को डेवलप किया जाएगा, और ये MOU कहाँ साइन किया गया है? बेंगलुरु में जो एरो इंडिया 2021 ऑर्गेनाइज हो रहा है वहीं पर ये MOU साइन हुआ है HAL और मिधानी कंपनी के बीच में। HAL की बात करें तो रिसेंटली इसलिए चर्चा में है क्योंकि बेंगलुरु में इसने LCA तेजस की सेकेंड प्रोडक्शन लाइन्स का इनॉग्रेशन कर दिया है, और इनॉग्रेशन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। 1973 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है इसका, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। CMD कौन है? संजय कुमार झा, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झूला 460 फीट का बॉलीवुड स्काई फ्लायर रिसेंटली किस कंट्री में अनवील किया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झूला UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में अनवील किया गया है। ये देख लीजिए, ये है झूला, 460 फीट की ऊंचाई है, बिल्कुल मत बैठिएगा। UAE के दुबई में अनवील किया गया है। कहा गया है जो मिस्र के पिरामिड्स हैं उनसे भी ये ऊंचा है झूला। तो आप देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा झूला, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विंग जिसकी हाइट है 460 फीट, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? दुबई में इनॉग्रेट किया गया है, और ये अपने आप में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले फ्लोरिडा में जो ओरलैंडो स्टार फ्लायर था वो 450 फीट का था, तो अब फ्लोरिडा का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। विश्व का सबसे ऊंचा झूला कहाँ बन गया है? दुबई में, जो कि UAE की एक शहर है दुबई, जहाँ पे ICC का हेडक्वार्टर है। हालांकि UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? UAE की दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान, और ये है मैप में आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कितने लोगों को जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी इसके लिए सम्मानित किया गया है? तो इस बार 4 फरवरी को आपका इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी डे पहली बार मनाया गया है। उस दौरान जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी दिया गया है 2 लोगों को। कितने लोगों को? 2 लोगों को। तो इस बार 2 लोगों को 4 फरवरी वाले दिन, यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इस दिन आपका 2 लोगों को जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी से सम्मानित किया गया है। 2 लोगों का नाम क्या है? इमाद एसोसिएशन की फाउंडर लतीफ़ा IBN जियातिन। दूसरे कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये 2 लोग हैं जिनको जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी वाले दिन। इसमें राशि यानी कितनी रकम दी जाती है? तो $5 लाख का इनाम दिया जाता है, ये जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो आप देखिएगा 2 लोगों को दिया गया है इस बार का ह्यूमन फ्रेटर्निटी जायद अवार्ड। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।